मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए पाठ के साथ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए रीढ़ की हड्डी, जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। ये एक बहुत बड़े एकांकीकार थे। इनके बारे में पहले हम जान लें कि क्या है क्या नहीं है इनके बारे में। चलो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 1917 में बुलंदशहर में और मृत्यु हुई थी इनकी 1978 में। मैं आपको बता दूं, रीढ़ की हड्डी जो है पाठ, ये स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर है, नारी सम्मान के ऊपर है, जो उन्होंने जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। एकांकीकार थे ये। इन्होंने नारी शिक्षा और स्त्रियों के सम्मान के लिए ये बहुत अच्छा रीढ़ की हड्डी पाठ है। आप लोग देखेंगे तो आपको भी बहुत इससे समझ में आएगा कि हमको नारी शिक्षा और नारी सम्मान को महत्व देना चाहिए। अब हम देखते हैं उनके बारे में, थोड़ा सा उनका परिचय देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखो, इनका जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु हुई थी 1978 में। इनको देख लेते हैं पहले। ये जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपके आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आकाशवाणी में ये काम करते थे और इन्होंने हिंदी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। एकांकीकार तो थे ही, नाटक भी बहुत अच्छे अच्छे लिखते थे ये। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया है। समाज की दकियानुसी क्या है? एक परंपरा है, सोच है जो समाज में है, आज भी है नारी के प्रति। उन पे प्रहार करते हुए, प्रहार मतलब उन्होंने ताना दिया है। एक तरीके से लेखक ने नारी सम्मान को महत्व दिया है। यहाँ पर मैंने उनके रीढ़ की हड्डी जो है पात्र लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आप, उमा जो थी वो एक सुशिक्षित युवती थी, यानी पढ़ी लिखी कन्या थी उमा। और रामस्वरूप जो थे उमा के पिता थे। प्रेमा जो थी उमा की माँ थी। शंकर जो थे युवक थे, जो उनसे शादी करने के लिए आते हैं देखने के लिए, वो युवक का नाम शंकर है। और गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता थे। तो इतने पात्र हैं रीढ़ की हड्डी में। एक एक पात्र क्या क्या बोलता है उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कठिन शब्द दिए हैं जो इसमें आएंगे, मैं आपको पहले से बता देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए आप लोग, तख्त का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। तश्तरी एक छोटी थाली। आपने देखा होगा चाय के पीते हैं तो कुछ लोग नीचे जो थाली रहती है वो कब्बसी भी बोलते हैं उसको, तो वो तश्तरी, उसको भी तश्तरी कहते हैं। खकारना यानी खांसना या गला साफ करना, जैसे गले में खराश आती है तो ऐसे करते हैं, तो वो क्या है? वो एक खकारना है। मैंने आपको ये बता भी दिया प्रैक्टिकल करके यहीं पर। अभी देखेंगे तकल्लुफ, यानी शिष्टाचार होता है। अपन बोलते हैं ना, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, आप लीजिए करते हैं ना, तो एक शिष्टाचार की भाषा है। यहाँ पर मार्जिन का अर्थ यहाँ पर है अंतर। अभी यहाँ है करीने से, यानी ढंग से, सलीके से। मुखातिब के सामने की ओर रुख करना। ये मैंने आपको कठिन शब्द भी बता दी। तकल्लुफ का मतलब होता है शिष्टाचार। अपने यहाँ कोई मेहमान आता है और अपन कुछ खाना वाना या चाय वाय पिलाते हैं तो अपन बोलते हैं कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। तो ये तकल्लुफ का मतलब आपको समझ में आया होगा। अभी ये मार्जिन, यहाँ अंतर, दो लाइनों के बीच मार्जिन रखिए, इतनी मार्जिन रखिए, मार्जिन यानी अंतर। अभी ये करीने से यानी ढंग से चलिए, करीने से चलिए, ये मैं आपको वाक्य बना के बता रही हूँ। मुखातिब के सामने की ओर करना, ये मैंने यहाँ पर शब्द संसार, कठिन शब्द भी बता दिए, पात्र हैं कुछ यहाँ पर, है ना, वो भी बताए मैंने। अब अपन इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ रीढ़ की हड्डी, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये उन्होंने लिखी है नारी सम्मान और नारी शिक्षा के लिए। तो अब पढ़ते हैं अपन लोग, चलिए। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। नौकर रामस्वरूप जो थे उमा के पिता हैं, वो आ रहे हैं, अधेड़ उम्र के हैं रामस्वरूप,
अबे धीरे धीरे चल, वो नौकर को बोल रहे हैं। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। रत्न, बिछा दे साहब, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब। यह पसीना किस लिए बहा है। तो वो तख्त को बिछाने के लिए बोल रहे हैं और उसको राम स्वरूप को बोल रहे हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, इतना उठा के लाए अपन, तो उसको बिछाना ही है। रत्न तख्त बिछाता है और हंसता है, ही। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। रत्न जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, क्या हुआ। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी ढंग से आए। करीने से यानी ढंग से, अच्छी तरह चल के आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं। खुद वो क्या है, लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए लड़की को, तो बोल रहे हैं वो कि वो खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभी सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। सब कुछ है, खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छे ऊंचे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, अच्छे घराने के हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो ज्यादा। अभी देखते हैं प्रेमा और लड़का। तो प्रेमा पूछती है कि और लड़का क्या चाहता है। राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी बाप ने तो इतनी शर्तें रखी हुई हैं तो लड़का और भी ज्यादा सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। यानी पढ़ाई अपनी तरफ है और शादी करना है तो मुझे कम पढ़ी लिखी लड़की ही चलेगी, ऐसा उनका कहना है। रत्न, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में बोलते हैं रत्न, जो नौकर है उनका। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। गाना गाने का बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो उनको गाना सुना देना, उनको अच्छा लगेगा, भजन गा देगी। तो ये मेहमानों से सामने बोला, आइए आइए बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। वो पूछते हैं कि कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। राम स्वरूप जी पूछते हैं उनसे, वो ये बोलते हैं खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं, यानी उनके गल ऐसे करके बोलते हैं वो। राम स्वरूप, हाँ, लड़के की तरह मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। लड़के से पूछते हैं शंकर से कि कितने दिनों की छुट्टी लेके आए हो आप। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चालू हो गया है। अभी देखते हैं शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, अंतर रखता हूँ। यानी गोपाल ये बोलते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, यानी आप बिजनेस करने, यानी लड़की देखने के लिए आए हैं लड़के वाले, तो अब बिजनेस की बात हो जाए। देखो राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझकर वो, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। यानी आप उनको जो बात करनी हो लेन देन की, क्या बातें हैं, तो बिजनेस की बातें, वो यानी लड़की को खरीदने आए हैं ऐसा ही समझ रहे हैं वो। यहाँ पर देखते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। राम स्वरूप, आप मतलब तकल्लुफ की कोई बात, ये क्यों कर रहे हैं आप। राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ की किस बात की, यानी तकल्लुफ की क्या बात है इसमें। नाश्ता वाश्ता दिया तो यानी इसमें आप क्यों तक परेशान हो रहे हैं। शिष्टाचार का शब्द है। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए। तशरीफ यानी आप आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंदर जाते हैं वो अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल ये प्रसाद बोलते हैं, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। वो थोड़ा झुक गया था लड़का शंकर, यानी लड़के वाले आए हैं तो बिल्कुल तन कर बैठो और बिजनेस की बातें करो। ये हमारे समाज की एक बहुत गंदी आदत है जो उन्होंने यहाँ पर बताई है। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन,
इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं, यानी उनके दो दोस्त बोलते हैं उनको, तो उन्होंने बताया। आखिर आप माने नहीं राम स्वरूप, मतलब उन्होंने बोला कि चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, तो ये तो आप माने नहीं, यानी आप लेके ही आ गए। हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? अब वकील है, इतने अच्छे बड़े सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, तो भाई पूछ के ही बनाए, विलायती बनाए, अंग्रेजी की अपनी भारत की बनाए। गोपाल प्रसाद बोलते नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। वो बोलते नहीं, मुझे आप आधा चाय और आधा क्या करना है, आधा दूध दीजिए, आधी चाय दीजिए और जरा उसमें शक्कर, चीनी यानी शक्कर भी डालिए। शंकर ककार कर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो ये मजाक में बोला उन्होंने। चाय पीते हुए गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप वह क्या? गोपाल प्रसाद बोलते हैं खूबसूरती पर टैक्स, है ना। ये बातचीत चल रही है, एक सिलसिला आगे बढ़ाना है, तो उस तरीके की बातचीत कर रहे हैं वो मजाक में। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। यानी वो मजाक ही चल रही थी, मगर वो बोल रहे हैं गोपाल प्रसाद, उनको राम स्वरूप को लग रहा था मजाक है, वो बोल रहे हैं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि जो देने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी चू ना करेंगे, यानी कुछ भी नहीं करेंगे और दे देंगे। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने। वो हंसने लगे और बोलने लगे कि आपने अच्छी अपना दिमाग लड़ाया। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। गोपाल प्रसाद के बोलते हैं फिर, कभी नहीं साहब कभी नहीं। राम स्वरूप बोलते हैं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो राम स्वरूप पूछते हैं शंकर बाबू से, शंकर किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद उनके जो पिता है वो बीच में ही बोल देते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, ऐसा बोल रहे हैं। खूबसूरत होना तो जरूरी है, मगर उसके आगे देखते हैं अभी। राम स्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए जन्म प्रमाण पत्र। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे बोला जा रहा है। सिलाई पुराई कर ले बस, यानी लड़कियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलाई कढ़ाई बुनाई करो बस, उसकी वो ही बहुत उनके लिए है। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यानी अब लड़की अच्छे लोग हैं, वकील है लड़का, तो वो भी हाँ हाँ बोल रहे हैं, जबकि उनकी लड़की पढ़ी लिखी है। अभी देखिए यहाँ पर, मगर वो सब छुपा रहे हैं। अरे जरा पान भिजवा देना। गोपाल प्रसाद और शंकर, चश्मा एक साथ बोलते हैं वो लोग, चश्मा का? राम स्वरूप जी, वह पिछले महीने में इसकी आंख दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा था। जब लड़की आती है तो वो चश्मा लगाई हुई रहती है, तो दोनों बाप बेटे देख के बोलते हैं अरे चश्मा। तो वो बोलते हैं, उनके पिता बोलते हैं राम स्वरूप कि पिछले महीने आंखें दुख रही थी तो चश्मा लगाना पड़ा, ऐसा वो झूठ बोलते हैं, जबकि उनकी आंख पढ़ने से ही उसको चश्मा लगा हुआ था, क्योंकि उनको पढ़ाई पसंद नहीं थी, वो चाह रहे थे ये लड़का अच्छा यहाँ हो जाए। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ? तो वो पूछते हैं कि कहीं ये पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा, ऐसा वो बोलते हैं। अभी राम स्वरूप देखते हैं क्या बोल रहे हैं, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने आपको बताया ना, अर्ज किया यानी बताया ना मैंने कि क्यों लगा है। गोपाल प्रसाद, हाँ हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, बैठ जाओ माँ उस तख्त पर अपने बाजे के पास। तो वो गाने के लिए भी रख दिया था हारमोनियम, तो वो बोलते हैं राम स्वरूप, उनके पिता बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ माँ अपने जहाँ पर वो रखा था हारमोनियम। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? पूछते हैं उससे, यानी एक अपन जाते हैं कुछ टेबल चेयर लेने, तो देखते हैं ना कि इसमें इसकी चेयर के पाए बराबर है कि नहीं है कुर्सी के, कुछ हैंडल तो नहीं टूटा है। तो उस तरीके से वो लड़की देखने के लिए आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो खरीदने के लिए आए हैं कोई सामान। अभी देखिए आप कि हमारे समाज में भी यही सब कुछ हो रहा है, और ये सब होता है बहुत जगह। तो अभी देखते हैं,
उससे बोलते हैं गाना आता है कि नहीं। तो गाना गाना शुरू करती है वो वाला, मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरा ना कोई, भजन गाती है वो। यानी अपने संस्कार बताने के लिए भजन गाती है वो। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद आधा ही गाना गाती है, नहीं नहीं साहब काफी है, आपकी लड़की गाती भी बहुत अच्छा है, दिखने में भी ठीक है, चाल वाल भी अच्छी है, ऐसे बोलते हैं वो अभी ठहरो बेटी, वो बोलते हैं ठहरो गोपाल प्रसाद। राम थोड़ी और बैठ जाओ उमा, यानी वो जाने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ी देर और ठहरो यहीं पर। फिर पूछते हैं उन्हें, तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है क्या। उमा चुप हो जाती है। राम स्वरूप बोलते हैं, हाँ वह तो मैं बताना भी भूल गया, ये जो सामने तस्वीर टंगी है ना, ये तो उसी ने बनाई है, वो ये दीवार पे जो तस्वीर चढ़ी। गोपाल, हाँ हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, सिलाई का पूछते हैं। अरे सारे, राम स्वरूप बोलते सारी सिलाई, घर की सिलाई का जिम्मा तो इसी का है, यानी बोलते जा रहे हैं वो। और ये जो मैं पहना हूं ना, बोले ये कमीज भी मेरी, इसी ने, मेरी बेटी ने इसी लिए। वो ठीक ठीक, लेकिन बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते। राम स्वरूप वो बोलते हैं गोपाल प्रसाद कि तुमने कुछ इनाम जीते। उमा चुप ही रहती है। राम स्वरूप ही जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, जवाब दो उमा। गोपाल, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रुकिए आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दो। मतलब वो बोलते जा रहे हैं, उनकी बेटी के पिता बोलते जा रहे हैं, उमा चुपी है, तो वो बोलते हैं बीच में कि आप चुप रहिए, जरा इसको भी बोलने दीजिए। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, वो बोलते हैं। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, थोड़ा धीमा बोलती है मगर मजबूती के साथ बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ पूछता है क्या, कुछ नहीं पूछता, वो उदाहरण दे रही है यहाँ पर। फिर वो, उनको लगता है, जब लड़की की आवाज आई, धीमी स्वर था मतलब मजबूत आवाज थी, तो उठ के खड़े हो जाते हैं। अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी। अब वो बोलती है अपने पिता को, मुझे कहने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। बाबू राम स्वरूप बाबू राम स्वरूप को वो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि क्या मेरी इज्जत को खत्म करने के लिए यहाँ बुलाया आपने, मेरी बेइज्जती कर रही है ये। उमा तेज आवाज में, आप तेज आवाज में हुई, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। आपको मैंने इतना सा बोल दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई, और आप इतने देर से मुझे बोल रहे हैं चलने का तरीका तो सही है, गाना वाना आता है, पेंटिंग आती है ना, ये सब पूछ रहे हैं, छवि भी ठीक है, तो ये क्या है, नापतोली तो है, तो अब मेरी इज्जत नहीं है। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर जो उनका बेटा था, शंकर उठ के बोलता है कि चलिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, वो जो लड़के के पिता थे वो पूछते हैं। राम स्वरूप चुप रहते हैं, मगर उमा बोलती है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया। पढ़ना कोई पाप है क्या, वो बोलती है, मैंने कोई पाप नहीं किया, पढ़ाई करी है, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई। वो शायद जानती हूँ उनको, या पहले से, या उनने उसके बारे में सुना हो शंकर के बारे में, तो वो बोलती है मैंने कोई पाप नहीं किया, और ना मैंने कोई चोरी की है। जैसे आपका लड़का लड़कियों के हॉस्टल में जाता है और वहां पर ताक झाँक करता है, उनको देखता है। इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। वो राम स्वरूप, उमा बोलती है उनके पिता को, राम स्वरूप, उमा उमा, राम स्वरूप बोलते उमा चुप हो जाओ, ऐसा इशारा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आप मुझसे कहा कि सिर्फ वो मैट्रिक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, जाने लग गए। वो झूठ बोलते हैं कि क्योंकि उनको बीए पास लड़की होना नहीं थी, उनको कम पढ़ी लिखी, वो सोच रहे थे मेरी लड़की की शादी हो जाए यहाँ। अभी उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, ऐसा वो बोलती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं है, आप ये तो बताइए, पता करिए। आप मेरे बारे में तो इतनी पूछ रहे हैं, यानी उसका कैरेक्टर कैसा है,
क्या वो जानते हैं? वो बताती है कि ताक झाक करते हैं, नौकरानी के पैरों में गिरकर उसने माफी मांगी और वो बताती है कि मैंने तो पढ़ाई की है, मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया, चोरी नहीं, आपके बेटे को पूछिए ये सब सवाल। ये बैकबोन बोल के उसको बोलती है। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के को रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। उमा चुप हो जाती है, उनको बुरा लगता है गोपाल प्रसाद के जो रहते हैं उनके ऊपर, मतलब बेबसी, एक लड़की का बाप बेबस, ऐसा उनको बेबसी का गुस्सा ऐसा था। वो लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का चैप्टर बताया है। अब ये मैंने आपको कठिन शब्द भी बताए, उमा, पात्र, इसके पात्र भी बताए। यहाँ पर जो जगदीश चंद्र माथुर जी है, उन्होंने यहाँ पर हमें नारी शिक्षा का महत्व उजागर किया है। आज भी लड़कियों को पढ़ने पर रोक है, लड़कों को बिल्कुल खुली आज़ादी है। आज भी हमारे देश में बहुत से गांव ऐसे हैं और शहरों में भी लड़कियां ऐसी है, कम है मगर है, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही हैं। तो उसके ऊपर ये कहानी, ये एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने ये रीढ़ की हड्डी बोला है यहाँ पर। अब मैंने आपको ये रीढ़ की हड्डी पार्ट एक्सप्लेन किया है और मैंने आपको ये पूरा समझाया है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ मुहावरे आए थे, जैसे आया था पसीना बहाना। पसीना बहाना का क्या मतलब होता है? बहुत मेहनत करना। पसीना बहाना यानी बहुत मेहनत करना। वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, मैं आपको ओरल बता देती हूँ। और मुंह फुलाना यानी क्या होता है? मुंह फुलाना यानी गुस्सा होना। उनकी बेटी मुंह फुला के बैठ गई थी ना, तो उसका मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। और पसीना बहाना मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना। इज्जत उतारना यानी बेइज्जती करना। इज्जत उतारने का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना। अब आप ये मुहावरे जो हैं आप ओरली मैंने बता दिए, इसको भी आप इसके अर्थ समझ लें, ताकि अपने को मुहावरे आते हैं तो अपन वाक्य बनाकर अगर अर्थ मालूम है तो लिख सकते हैं। तो इतना अच्छा पाठ था ये रीढ़ की हड्डी, हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए ये एक सीख थी नारी शिक्षा और नारी सम्मान में। लड़कियां कोई चेयर या कुर्सी टेबल नहीं है जो आप उनका मोल भाव करने के लिए पहुंच जाते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं। और जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है लड़के वालों को कि हमारी इज्जत उतर रही है। तो क्या वो लड़की की इज्जत नहीं जा रही थी? उसकी भी जा रही थी इज्जत, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि नारी शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पर सभी से, जो ये जरूरी नहीं है कि 10वीं के विद्यार्थी, मैं ये आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी नारी शिक्षा और नारी सम्मान को महत्व दें, जब भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब आप लोग भी मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।